बच्चों लास्ट क्लास में हमने nth रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने जाना था कि nth रूट ऑफ यूनिटी कैसे फाइंड करते हैं और nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस करी थी। बच्चों आइए आज भी हम कुछ थोड़ी सी प्रॉपर्टी और डिस्कस करते हैं और थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो भाई प्रॉपर्टी है सम ऑफ kth पावर ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं उनके kth पावर्स का सम क्या होगा। भाई nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब से लेके अल्फा की पावर n माइनस 1। अब यदि उनकी मैं kth पावर कर देता हूं तो मतलब हुआ 1 की पावर k प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा की पावर 2k अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1 इंटू k। इन सबका सम भाई इन सबका सम 0 होगा इफ k इज नॉट मल्टीपल ऑफ n एंड n होगा इफ k इज मल्टीपल ऑफ n। भाई सेकंड वाला तो ऐसे ही समझा जा सकता है, यदि k n का मल्टीपल हुआ तो अल्फा की पावर k का वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा, अल्फा की पावर 2k का वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये सब 1 हो जाएंगे और सब 1 हो जाएंगे तो सबका सम n के इक्वल आ जाएगा। बच्चों अब बात करते हैं जब के एन का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा भाई। तो इसका मैं सम निकाल के देख लूंगा जीपी के सम वाला फॉर्मूला लगा के। अब चर्चा हम कर रहे हैं इफ n इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, इफ k सॉरी n नहीं k इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, देन 1 की पावर k प्लस अल्फा की पावर k प्लस अल्फा की पावर 2k अप टू अल्फा की पावर n माइनस 1k इक्वल्स टू। बच्चों ये एक जीपी बन गया है, जीपी के सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। और इस जीपी में नंबर ऑफ टर्म्स हैं n और इसका कॉमन रेशो है अल्फा की पावर k। क्या बनेगा फॉर्मूला 1 इंटू 1 माइनस एल्फा की पावर k की पावर n। ऐसा होता है ना फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n, तो r की जगह एल्फा की पावर k अपॉन 1 माइनस एल्फा की पावर k। बच्चों ये बन गया 1 माइनस, यहां बच्चों लिखा है एल्फा की पावर k की पावर n, मैं इसको ऐसे लिख दूं एल्फा की पावर n की पावर k अपॉन 1 माइनस एल्फा की पावर k। अब बच्चों जो अल्फा है वो तो nth रूट ऑफ यूनिटी है, सो अल्फा की पावर n का वैल्यू तो 1 के इक्वल होगा। तो ये बन गया 1 माइनस 1 की पावर k अपॉन 1 माइनस अल्फा की पावर k। बच्चों 1 की पावर k का वैल्यू तो 1 ही होगा, सो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। भाई ऊपर 0 आ गया, नीचे कुछ भी रहे तो आंसर 0 आएगा, नीचे वाला 0 तो हो नहीं सकता ना। तो इसलिए सम कितना आ गया बच्चों 0 आ गया है। तो क्या हमने सीखा है, यदि हमारे जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनके हम कुछ पावर कर देते हैं और उनका सम निकालें तो वो 0 के इक्वल आएगा या तो n के इक्वल आएगा। n कब आएगा, जब जो पावर हमने किया है वो n का मल्टीपल हो, और बाकी सभी केसेस में 0 बच्चों आएगा। तो प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई भी। अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है भाई इफ n is greater than or equal to 3, n is greater than or equals to 3 and 1 alpha 1 alpha 2 alpha n minus 1 are nth roots of unity, are nth roots of unity, then find the value of sigma alpha I into alpha j 1 less than equals to I less than j less than equals to n minus 1। ऐसे भाई बच्चों सिग्मा का आपको पता नहीं इतना जानकारी है कि नहीं, वैसे तो होना ही चाहिए। इसका मतलब आप समझते हो क्या है, कई बार इसमें सिंगल सिग्मा भी लिख देते हैं, कई बार इसमें डबल सिग्मा का साइन भी बना देते हैं, दोनों में कोई खास फर्क नहीं है।
बस नीचे जो लिखा है वो इंपॉर्टेंट है भाई। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो सिग्मा ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको जो आई का वैल्यू 1 से लेना है और जे का जो वैल्यू लेना है वो आई से आपको बड़ा लेना है और वो वैल्यू n-1 तक जाना है। तो पहले जैसे मैं इसमें आई को 1 रख देता हूं, आई को 1 रख देता हूं, तो जे का वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके n-1 तक। तो जब आई को 1 रखूंगा तो जे का वैल्यू 1 से लेके n-1 तक जाएगा, मतलब सॉरी 2 से लेके। यदि मैं आई को 2 रखूंगा तो जे का वैल्यू 3 से लेके n-1 तक जाएगा, और यदि मैं इसको 3 रखूंगा तो उसका 4 से लेके n-1 तक जाएगा। एक इसको मैं छोटे एग्जाम्पल से पहले आपको बताना चाहूंगा कि भाई बच्चों यदि कहीं ऐसा लिखा है सिग्मा यहाँ 1 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन जे, और यहाँ लेस देन इक्वल्स टू में 3 ले लेता हूं, ठीक है जी। और यहां वैसे ही अल्फा आई और अल्फा जे लिख देता हूं। तो इसका सिग्मा ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं क्या आएगा। तो भाई सबसे पहले मैंने आई को 1 रखूंगा तो ये हो गया अल्फा 1। अब जो जे का वैल्यू मुझे रखना है वो आई से बड़ा रखना है, तो आई का वैल्यू 1 है तो उससे बड़ा वैल्यू कितना हो गया 2, या उससे बड़ा वैल्यू हो गया 3 तक ही जा सकता है वैल्यू। उसके बाद बच्चों में आई का वैल्यू 2 रखूंगा, तो अब मुझे जो जे का वैल्यू रखना है आई से बड़ा रखना है, आई का वैल्यू 2 है तो जे का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया, 3 से आगे वैल्यू रख ही नहीं सकता। अब मैं आई को 3 नहीं रख सकता क्योंकि आई को 3 रखूंगा तो जे का वैल्यू 3 से बड़ा रखना पड़ेगा और जे 3 से बड़ा नहीं हो सकता। तो समझा आपने ये क्या आ गया। तो यहां आप देखो इसमें बेसिकली 3 नंबर हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3। तो ये सब क्या है, ये उनके दो के प्रोडक्ट का सम है बच्चों, दो के प्रोडक्ट का सम है ये। तो यहां भी ये जो सब लिखा है ये बेसिकली इनके दो के प्रोडक्ट का सम ही लिखा हुआ है। तो बच्चों जब भी आपको कभी ऐसे दो के प्रोडक्ट का सम फाइंड करना होता है तो आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं। एक छोटे फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूं, 3 वाले में जैसे भी आपको अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 3 निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पता है आप, हम ऐसे लिखेंगे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 होल स्क्वायर। तो बच्चों जब इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो ये आएगा अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर प्लस अल्फा 3 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3 और अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे बच्चों आएगा। अब ये 3 के लिए लिखा है, इसे आप ज्यादा के लिए भी कर सकते हैं। तो यहां देखें तो यहां तो कितने आ रहे हैं जी, 1 से लेके n-1 तक जा रहा है, तो कुल मिला के कितने नंबर्स यहां आने वाले हैं n-1। तो लिखना शुरू करते हैं, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके अल्फा n-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बनेगा अल्फा 1 स्क्वायर प्लस अल्फा 2 स्क्वायर अप टू अल्फा n-1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब कि ये वाला चीज सिग्मा। फिर आपको याद दिला दें, कई बार इसमें डबल सिग्मा लिख देता है, कई बार सिंगल भी लिख देता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। 1 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन जे लेस देन इक्वल्स टू n-1 अल्फा आई अल्फा जे। ये बच्चों बन गया है। आप देखो जी कहानी अब अच्छी बन चुकी है। आपको इसी का तो वैल्यू निकालना है ना। क्या बच्चों आपको इसका वैल्यू पता है? बिल्कुल पता है। अरे ये nth रूट्स ऑफ यूनिटी ही तो हैं, बस इसमें 1 नहीं है। तो 1 को छोड़ के जब बाकी nth रूट्स ऑफ यूनिटी का सम निकालते हैं तो वो -1 आता है। तो ये -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो क्या लिखा है, जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं उनके स्क्वायर का सम लिखा है। अब ये अपने प्रॉपर्टी सीखा है कि जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है यदि उनकी कुछ पावर करते हैं तो उनका सम कितना आता है। उनका सम 0 आता है यदि जो आपने पावर की है वो n का मल्टीपल ना हो। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि n का वैल्यू 3 या उससे बड़ा है, इसका मतलब जो 2 है वो n का मल्टीपल तो नहीं हो सकता, इसलिए इनके स्क्वायर का जो सम होगा वो 0 के इक्वल आएगा। लेकिन इसमें आप देखें, इसमें 1 नहीं लिया है, इसमें 1 नहीं है, 1 नहीं है। 1 भी लेते तो सम 0 आता, अब 1 नहीं है तो कितना आएगा, -1 आएगा। ये -1
प्लस 2 इंटू यही आपका सिग्मा एल्फा आई एल्फा जी, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया भाई। अब भाई बताना है कि आप कुछ बताने को बचा नहीं है, तो सिग्मा एल्फा आई इंटू एल्फा जे का वैल्यू आ गया बच्चों 1। भाई समझ गए ना 1 कैसे आ गया? अरे इधर -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये -1 इधर चला जाएगा तो 2 बन गया और फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 1 भाई आ गया अपना आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो आने वाला है आपके लिए वो भी बहुत ही आसान है। उसमें कहा गया है इफ 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n-1, हमने जैसे आपको बताया भाई जो रूट्स होते हैं उनको कई बार ऐसे लिख देते हैं अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर n-1, या ऐसे भी लिख देते हैं, मतलब तो सेम ही है। आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी, then find the value of, दो पार्ट हैं ये। फर्स्ट पार्ट 5 माइनस एल्फा 1 इंटू 5 माइनस एल्फा 2 अप टू 5 माइनस एल्फा n-1, और बच्चों एक सेकंड पार्ट में पूछा है 1/5 माइनस एल्फा 1 प्लस 1/5 माइनस एल्फा 2 अप टू 1/5 माइनस एल्फा n-1। ये है बच्चों देखिएगा क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन का यदि आप फर्स्ट पार्ट देखें तो हमने ऐसा एक प्रॉपर्टी सीखा था, एक प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था ऐसा, उसमें मैंने 1 माइनस एल्फा 1 1 माइनस एल्फा 2 1 माइनस एल्फा n-1 का वैल्यू निकाला था बच्चों। तो उसी के जैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं भाई। 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n-1 nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n-1 आर रूट्स ऑफ इक्वेशन x की पावर n-1 इक्वल्स टू 0। बच्चों ये x की पावर n-1 इक्वल्स टू 0 के रूट्स हैं, तो x की पावर n-1 के जो फैक्टर्स होंगे वो होंगे x-1 x माइनस एल्फा 1 x माइनस एल्फा 2 से लेके x माइनस एल्फा n-1। अब बच्चों देखो जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वैसा वैल्यू लाने के लिए मुझे x को क्या पुट करना पड़ेगा? x को 5 पुट करना पड़ेगा। इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूं। तो अब मैं x को क्या पुट कर देता हूं? 5। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5। राइट हैंड साइड को देखिएगा, x को 5 पुट करता हूं तो ये बन गया है 4 इंटू 5 माइनस एल्फा 1 5 माइनस एल्फा 2 अप टू 5 माइनस एल्फा n-1, और राइट हैंड साइड में क्या बन गया रे? 5 की पावर n-1, x जगह 5 पुट कर दिया है। अब बच्चों ये जो 4 है ना इसको आप उधर डिवाइड में ले जाएंगे, सो देयरफॉर 5 माइनस एल्फा 1 इंटू 5 माइनस एल्फा 2 इंटू 5 माइनस एल्फा n-1 इज इक्वल टू 5 की पावर n-1 अपॉन 4। ये बच्चों आ गया अपना आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बच्चों सेकंड पार्ट को ध्यान से देखिए। आपको इन सब के प्रोडक्ट का वैल्यू तो मिल चुका है, उनके रेसिप्रोकल के सम का वैल्यू निकालना है। याद करिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट बात है। यदि कभी आपको प्रोडक्ट का वैल्यू पता चल जाए और रेसिप्रोकल के सम का वैल्यू निकालना हो तो लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देते हैं। याद कर लो, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देते हैं। दो टुकड़ों में समझो बात को। भाई ये मल्टीप्लाई में लिखे, इधर आपको प्लस में लाने हैं, तो मल्टीप्लाई को प्लस में लाने का तरीका क्या है कि आप लॉग ले लीजिए, और लॉग वाले को 1 अपॉन में पहुंचाने का तरीका क्या है? डिफरेंशिएशन कर दो। log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। तो बच्चों यहां हमेशा याद रखना, जहां वेरिएबल लिखा हुआ है वहीं आप log लेना, क्योंकि तभी तो डिफरेंशिएट कर पाओगे। यहां मत ले लेना log, यहां कुछ नहीं है, यहां डिफरेंशिएट करोगे सब 0 0 हो जाएगा। तो यहां जो फर्स्ट इक्वेशन हमारी है उसमें आप log ले लीजिए और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो भाई log लेके देखिएगा क्या बन जाएगा।
यदि हम फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है, इसका लॉग ले लेते हैं तो राइट हैंड साइड में ये सब प्लस में आ जाएंगे और इधर तो ऐसे लिखा हुआ है ही। तो देखो क्या बन जाएगा ये बच्चों, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, ऐसा बन जाएगा ln x की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू ln x माइनस 1 प्लस ln x माइनस अल्फा 1 प्लस ln x माइनस अल्फा 2 अप टू ln x माइनस अल्फा n माइनस 1। ऐसा बच्चों देखिएगा बन जाएगा ये। अब इसको क्या करने का है बच्चों, अब इसको ना डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो बच्चों इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपॉन में पहुंच जाएगा, तो अपॉन में x की पावर n माइनस 1। अब बच्चों इसमें चेन रूल यूज होगा तो मैं x की पावर n माइनस 1 को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा और उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा n x की पावर n माइनस 1। इधर बच्चों इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 1 अपॉन x माइनस 1। इसको मैं इस साइड ले जाता हूं तो माइनस का साइन आ जाएगा। और भाई उधर आप देखिएगा क्या बनने वाला है, उधर क्या बनेगा, इधर 1 अपॉन x माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस अल्फा 2 अप टू 1 अपॉन x माइनस अल्फा n माइनस 1। ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब देखो रे, जो मुझे वैल्यू निकालना है वैसा लाने के लिए x को क्या पुट करना पड़ेगा, 5 पुट करना पड़ेगा। तो x को 5 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 5। तो x को 5 पुट करूंगा तो राइट हैंड साइड पहले लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 5 माइनस अल्फा 1 प्लस 1 अपॉन 5 माइनस अल्फा 2 अप टू 1 अपॉन 5 माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर बच्चों आप x को 5 पुट करेंगे तो n इंटू 5 की पावर n माइनस 1 अपॉन 5 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 4। ये बच्चों आ गया है आंसर। देखा कितना सीधा और सिंपल क्वेश्चन था बच्चों। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आइए एक और ऐसा ही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है इफ z r where r is equal to 1 2 3 up to 50 are the roots of the equation sigma r is equal to 0 to 50 z की पावर r is equal to 0, then sigma 1 upon z r minus 1 where r goes 1 to 50 is equal to। ये बच्चों पूछा गया है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम पहले वाले के जैसा ही है बच्चों। तो सबसे पहले तो ना ये वाली इक्वेशन देखने में, इक्वेशन क्या है, ये वाली इक्वेशन को देखना, ये कौन सी इक्वेशन है। तो इसमें हम सिग्मा ओपन कर देंगे। इसमें बच्चों यदि मैं सिग्मा ओपन कर देता हूं तो देखिए क्या बन जाएगा, ये इसका सिग्मा ओपन किया तो ये बन गया 1 प्लस जेड स्क्वायर अप टू z की पावर 50 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गया है। तो इसका मैं सम फाइंड कर लूंगा। तो इसका सम कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, z की पावर 51 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको मैं 0 में भेज देता हूं, z की पावर 51 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और वेयर z इज नॉट इक्वल टू 1। ये बच्चों इक्वेशन बन गया है, ये बच्चों इक्वेशन बन गया है। z की पावर 51 माइनस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन बच्चों बन गया है। और इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, वही अपना z1 z2 z3 से लेके z50 तक। ध्यान दीजिएगा ये वाली जो इक्वेशन है इसके कुल मिला के 51 रूट्स आएंगे, उनमें एक वैल्यू 1 भी आएगा, एक वैल्यू 1 भी आएगा, लेकिन 1 तो हमें लेना है नहीं, लेकिन इसका एक रूट 1 भी होगा और बाकी रूट ये होंगे। तो 50 रूट ये होंगे, एक रूट 1 होगा, तो 51 रूट्स होंगे। क्लियर बात हुई। तो वही सेम कहानी हम
जो पिछले क्वेश्चन में हमने की थी वही वाली शुरू करेंगे, सेम टू सेम। हमें क्या पता चल गया है भाई कि इक्वेशन z की पावर 51 माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हैज रूट्स 1 z1 z2 अप टू z50। ये इसके बच्चों रूट्स हैं, हम जान चुके हैं भाई। 1 तो हमने ऐसे ही जान लिया, 1 इसका रूट है, और बाकी सारे आपको गिवन है कि उसके रूट्स हैं। देयरफॉर z की पावर 51 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 z माइनस z1 z माइनस z2 अप टू z माइनस z50। ऐसा बच्चों हो गया है। अब बच्चों देखिएगा, जो आपको निकालना है वैल्यू वो 1 अपॉन में लिखा हुआ है, 1 अपॉन जेड आर माइनस 1 है, उसका सिग्मा ओपन करेंगे वही तो बनेगा 1 अपॉन z1 माइनस 1, 1 अपॉन z2 माइनस 1, 1 अपॉन z3 माइनस 1, ऐसा बच्चों बनेगा। मतलब कि रेसिप्रोकल्स का सम निकालना है। उसके लिए तो क्या सीखा हमने पिछले क्वेश्चन में, लॉग लेकर डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो भैया जिसका लॉग ले लो, तो ln z की पावर 51 माइनस 1 माइनस ln z माइनस 1, अरे उधर था इधर ही ले आया इसको, और इधर बनेगा ln z माइनस z1 प्लस ln z माइनस z2 अप टू ln z माइनस z50। ऐसा बच्चों बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन गया बच्चों वही 51 z की पावर 50 अपॉन z की पावर 51 माइनस 1, चेन रूल का यूज करके डिफरेंशिएट कर लिया है, माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन z माइनस z1 प्लस 1 अपॉन z माइनस z2 प्लस 1 अपॉन z माइनस z3 अप टू 1 अपॉन z माइनस z50। ऐसा बच्चों बन गया है। अब बच्चों ने देखो, जो हमें रिजल्ट निकालना है वो पता है क्या है, तो था 1 अपॉन जेड आर माइनस 1, मतलब 1 अपॉन z1 माइनस 1, 1 अपॉन z2 माइनस 1, 1 अपॉन z3 माइनस 1। तो वैसा रिजल्ट लाने के लिए तो मुझे इधर z को ना 1 रखना पड़ेगा, z को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा बच्चों। लेकिन समस्या क्या है, z को यदि मैं इस साइड में 1 रखता हूं तो इस साइड में 1 रखने से पता नहीं क्या हो रहा है, अरे नीचे 0 बन रहा है भैया, नीचे 0 बन रहा है, तो ये तो बड़ी समस्या होगी। तो अब क्या करें भाई, तो अब क्या करें, हाँ तो सही है ना, हम डायरेक्टली 1 नहीं रखेंगे, हम क्या कर देंगे, हम टेंस टू 1 पुट कर देंगे। अब क्या कर दो, z को टेंस टू 1 कर दो, ये ऐसे कहते हैं लिमिट आपने ले लिया दोनों साइड। पहले उस साइड को मैं सॉल्व करता हूं, इस साइड कोई समस्या नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यूज बच्चों हो जाएगा, क्योंकि z1 z2 z3 में से कोई 1 के इक्वल तो है नहीं, तो वहां कोई डिनोमिनेटर में 0 नहीं बनने वाला है। तो राइट हैंड साइड पहले लिख रहा हूं, तो ये बन गया 1 अपॉन 1 माइनस z1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस z2 से लेके 1 अपॉन 1 माइनस z50। इधर क्या बनेगा, लिमिट z टेंस टू 1, 51 z की पावर 50 अपॉन z की पावर 51 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। ऐसा बच्चों ये बन गया है। अब बच्चों इधर वाली जो साइड है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा 1 अपॉन 1 माइनस जेड आर, वेयर आर गोज टू 1 to 50। मोटा मोटा बात करें तो मुझे इसी का वैल्यू निकालना है, बस माइनस का फर्क है। अब बात इधर चलेगी भैया, इधर इसको कैसे सॉल्व करूंगा, ये तो भैया इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म बना हुआ है, तो इसके लिए मुझे पहले क्या लेना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो बच्चों जो इसका एलसीएम आएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो तो z की पावर 51 माइनस 1 ही आ जाएगा, क्योंकि z माइनस 1 तो इसका एक फैक्टर ही होता है। तो यहां का वैल्यू तो 51 z की पावर 50 ऐसे ही रहेगा। अब बात इसमें यह बची है कि जब मैं इसकी z की पावर 51 माइनस 1 को z माइनस 1 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू क्या आएगा, हमें पता है बहुत आराम से क्या वैल्यू आएगा। तो वैल्यू बच्चों आएगा z की पावर 50 प्लस z की पावर 49 से लेके z प्लस 1, z की ये पावर सब आएंगी। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मैं आपके लिए एक बार लिख दूंगा वापस से यहां।
अब भाई ये देखो 0.0 फॉर्म बन गया है, तो 0.0 फॉर्म बन गया बच्चों, तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? लोपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो लोपिटल रूल क्या कहेगा कि इसको भैया आप डिफरेंशिएट कर लो, ऊपर वाले को अलग और नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर लो भाई। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बनेगा भाई? लिमिट z टेंस टू 1, ये देखो 51 z की पावर 50 है और ये माइनस z की पावर 50 है, तो ये कुल मिला के 50 z की पावर 50 बन जाएगा। उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 50 एक पहले से और z की पावर 50 को करूंगा तो 50 z की पावर 49, यहां z की पावर 49 को करूंगा तो 49 z की पावर 48, फिर आगे आएगा 48 z की पावर 47, ऐसे ही चलता रहेगा, लास्ट में 1 आएगा बच्चों। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है भैया? डिनोमिनेटर में हो रहा है बच्चों 51 z की पावर 50। अब बच्चों मैं इसमें सीधे सीधे लिमिट पुट कर दूंगा, तो z को बच्चों 1 पुट करूंगा तो यहां कितना आ गया? 50 इंटू 50, 2500 माइनस, यहां आगे देखो क्या आएगा? यदि माइनस कॉमन ले लूंगा तो 49 प्लस 48 प्लस 47 अप टू 1, तो सिग्मा n वाला फॉर्मूला लगेगा, n की जगह 49 होगा, तो ये बन जाएगा 49 इंटू 50 अपॉन 2, और डिनोमिनेटर में बच्चों 51। अब बच्चों इसको क्या आप सॉल्व कर लोगे? नहीं तो हम कर लेते हैं भैया सॉल्व। कितना देखो बन गया है, इसको आप इससे थोड़ा सा कैंसिल यदि कर लेते हैं तो ये 25 हो जाएगा, यहां से 25 कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा 100 और यहां बचेगा 49, और 100 माइनस 49 पता है कितना होता है? 51 होता है। तो ऊपर वाला वैल्यू 25 इंटू 51 है और नीचे कितना है? 51 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया बच्चों? 25 आ गया है। तो इसका वैल्यू बच्चों आ गया 25, और ये वैल्यू किसका है? सिग्मा 1 अपॉन 1 माइनस जेड आर का वैल्यू है, लेकिन मुझे तो किसका वैल्यू निकालना था? सिग्मा 1 अपॉन जेड आर माइनस 1, तो उसमें से फर्क है, बस माइनस का तो फर्क है, तो इधर से माइनस कॉमन लेंगे, इधर माइनस चला जाएगा, देयरफॉर सिग्मा 1 अपॉन जेड आर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 25, आर गोज टू 1 to 50। यही बच्चों में निकालना था, तो बच्चों आंसर आ गया माइनस का 25। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भाई, यदि जेईई एडवांस में मुश्किल वाला क्वेश्चन आए तो ऐसा पूछा जा सकता है। अच्छा होने की दो बातें हैं इसमें, पहले तो आपको भी ये पहचानना, ये बहुत 3 लेयर का क्वेश्चन आप समझ सकते हैं इसको। पहले तो इक्वेशन को देख के पहचानना कि यहाँ ये जो जेड है ये रूट्स ऑफ यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर उसमें आपको ये फैक्टर वाला कंसेप्ट यूज करना जो थ्योरी ऑफ इक्वेशन हम लोगों ने सीखा होता है ये वाला, फिर उसके बाद आपको ये जानना कि इसको लॉग लेकर डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद फिर लिमिट का कंसेप्ट यूज करना। तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों है, और यदि एक बार नहीं अच्छे समझ में आए तो एक बार वापस से आप देख सकते हैं, 2 बार देखेंगे तो कोई बुराई बच्चों इसमें नहीं है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही जानदार सवाल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों जो भी कर रहे हैं, ये आईआईटी जेईई में बच्चों पूछा गया है एक बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। एक मैचिंग है भी, आपको गिवन है जेड के इक्वल्स टू कॉस 2k पाई बाई 10 प्लस आयोटा साइन 2k पाई बाई 10, मतलब ये जेड के कौन है? ये जेड के 10th रूट ऑफ यूनिटी है, ये है बच्चों 10th रूट ऑफ यूनिटी। आगे बच्चों को 4 स्टेटमेंट लिखे हैं, उनमें से बताने, इधर से मैच करने हैं भाई। तो सबसे पहले मैं जा रहा हूं लास्ट वाले पे, जी लास्ट वाले पे चलता हूं। सबसे पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं एस वाले पार्ट पे। सॉल्यूशन मतलब ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसे ही सब हो जाएगा। यहां लिखा है सिग्मा cos 2k पाई बाई 10, भाई cos 2k पाई बाई 10 का मतलब हुआ रियल पार्ट्स, सिग्मा मतलब रियल पार्ट्स का सम, k का वैल्यू 1 से लेके 9 तक है, 1 से लेके 9 तक है, हमने सीखा हुआ है जब 1 से लेके n-1 तक हम रियल पार्ट्स का सम निकालते हैं तो उसका वैल्यू -1 आता है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? -1। अब बच्चों यदि इसका वैल्यू -1 है तो जब इसको मैं 1 से माइनस करूंगा तो कितना रिजल्ट आ जाएगा? 2 आ जाएगा, इसलिए एस पार्ट का आंसर 2 आएगा, मतलब कि ये 4th वाले से मैच होगा।
यदि मैं इसे ऊपर वाले पार्ट पे जाता हूं 1 माइनस Z1 1 माइनस Z2 1 माइनस Z9, ये भी तो एक फॉर्मूला है भाई, मैंने सीखा ना था 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, वो n के इक्वल होता था। तो यहां ये जो ऊपर वाला वैल्यू है कितना होएगा, 10 के इक्वल होगा। यहाँ इनका वैल्यू 10 है तो ये 10 हुआ और अपॉन में 10, तो 10 अपॉन 10 कितना हुआ जी 1। तो आर वाले का आ गया जी थर्ड वाला पार्ट। प्योर थ्योरेटिकल सवाल हैं, जो प्रॉपर्टीज हमने लिखे डायरेक्ट उन पे सवाल पूछा गया है। आगे देखो जी, यदि मैं P वाले पार्ट को पढ़ता हूं, फॉर ईच ZK देयर एग्जिस्ट ए ZJ सच दैट ZK इंटू ZJ इज इक्वल टू 1। यदि मैं P पार्ट के सॉल्यूशन की चर्चा करता हूं, सॉल्यूशन कुछ करने की जरूरत नहीं है वैसे तो, फिर भी लिख देता हूं भाई। यहां ZJ इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन ZK है, ZJ इक्वल टू 1 अपॉन ZK है बच्चों। यहां बच्चों जो ZK है वो क्या डिनोट कर रहा है 10th रूट ऑफ यूनिटी, तो ZJ भी क्या डिनोट करेगा 10th रूट ऑफ यूनिटी, है ना भी। तो क्या ऐसा कोई ZJ होगा जिससे कि ZJ इक्वल टू 1 अपॉन ZK आ जाए? बिल्कुल होगा भैया, बिल्कुल होगा। एक प्रॉपर्टी होती है ना, यदि कोई nth रूट ऑफ यूनिटी है तो उसका जो रेसिप्रोकल होता है वो भी nth रूट ऑफ यूनिटी होता है। तो यदि ZK 10th रूट ऑफ यूनिटी है तो 1 अपॉन ZK भी एक 10th रूट ऑफ यूनिटी होगा, जिसको मैं ZJ कह सकता हूं। इसका मतलब P वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, मतलब P वाला फर्स्ट वाले से मैच होएगा। अब बच्चों बात आती है Q पार्ट की। Q पार्ट में क्या कहा गया है, there exists K belongs to 1 to 9 such that Z1 into Z equals to ZK has no solution Z in the set of complex numbers। मतलब ऐसा कोई Z नहीं होगा जिससे Z1 into Z बराबर ZK हो जाए। तो देखता हूं एक बार करके भाई, Z बराबर क्या है ZK अपॉन Z1, ZK अपॉन Z1, ये Z के बराबर है। तो भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ZK अपॉन Z1, ये हमारा जो 10th रूट ऑफ यूनिटी है, ZK 10th रूट ऑफ यूनिटी है, Z1 भी 10th रूट ऑफ यूनिटी है, तो उनका जो रेशो होगा वो भी 10th रूट ऑफ यूनिटी होगा। इसका मतलब ऐसा एक Z हमें जरूर मिल सकता है जिससे Z1 इंटू Z बराबर ZK के इक्वल आ जाए, बिल्कुल ऐसा हमें मिल सकता है। लेकिन इसमें कहा है कि ऐसा नहीं है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो गलत कहा है। ऐसा सॉल्यूशन तो हो सकता है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट आपका फॉल्स है भी, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो सेकंड वाला मतलब Q वाला सेकंड वाले से मैच होगा। सीधा सीधा मैचिंग दिया था भैया पेपर में, बिल्कुल सीधे सीधे मैच आपको कराने थे। प्योर थ्योरेटिकल सवाल था, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है और पुराने वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता ही है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड ही है बच्चों। देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन में। कहा है इफ 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 to alpha n minus 1 are nth roots of unity, then find the value of फर्स्ट पार्ट में कहा है 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1। इसका वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करना है। अरे इसका वैल्यू फाइंड करने की जरूरत ही कहां है, इसका वैल्यू तो हम जानते हैं कितना होता है, इसका वैल्यू तो n होता है, ये तो प्रॉपर्टी हमने याद की हुई है। सेकंड पार्ट में आपको वैल्यू फाइंड करना है साइन पाई बाई n, साइन 2 पाई बाई n, साइन 3 पाई बाई n अप टू साइन n माइनस 1 पाई बाई n। इसका वैल्यू बच्चों फाइंड करना है। अभी बच्चों मैं इसका वैल्यू फाइंड करूंगा, उसके बाद इस रिजल्ट को आपको याद भी कर लेना है। ट्रिग्नोमेट्री में काम आता है, सवाल इससे आते हैं, लगते हैं ट्रिग्नोमेट्री के हैं। तो आइए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं जी। देखो बच्चों कहानी को ध्यान से पकड़ने की बात है।
बच्चों ये जो रिजल्ट आएगा ये इस वाले रिजल्ट से ही आना है, ये वाला रिजल्ट ऊपर वाले से ही आना है। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों। बच्चों जो अल्फा 1 होता है वो तो आप जानते हैं क्या होगा, अल्फा 1 होता है e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, मतलब कि cos 2 पाई बाई n प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई n, ये बच्चों हमारा होता है अल्फा 1। अब बच्चों मुझे 1 माइनस अल्फा 1 का यदि वैल्यू निकालना हो तो देखो क्या निकलेगा, 1 माइनस अल्फा 1 ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n माइनस आयोटा साइन 2 पाई बाई n। ये बच्चों जो 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई n है इसको मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई n, और इसको लिख दूंगा मैं 2 साइन पाई बाई n कोस पाई बाई n। बहुत आराम से इतनी बातें आप समझ सकते हैं। 1 माइनस अल्फा 1 का वैल्यू निकलता जा रहा है जी। यहां से यदि मैं कॉमन ले लेता हूं 2 साइन पाई बाई n, क्या कॉमन ले लिया 2 साइन पाई बाई n, तो बचता क्या है अंदर साइन पाई बाई n माइनस आयोटा कॉस पाई बाई n। ऐसा बच्चों बन गया। अब इसका मॉडुलस ले लो, मॉडुलस तो मोड ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 इक्वल्स टू, बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर करके, तो यही तो बचा, तो 2 साइन पाई बाई n। देखो क्या इंपॉर्टेंट बात निकाला है हम, मोड ऑफ 1 माइनस अल्फा 1 2 साइन पाई बाई n होता है। सिमिलरली मोड ऑफ 1 माइनस अल्फा 2 क्या होगा बच्चों, अल्फा 2 के वैल्यू में यहां 4 आएगा, तो यहां 4 आएगा, तो जब उसका आधा करेंगे तो यहां 2 आएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 साइन 2 पाई बाई n। अब आप समझ चुके हैं कहानी भी। ऐसे ही बच्चों यदि मैं निकालूंगा मोड ऑफ 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, तो वहां क्या आएगा 2 साइन n माइनस 1 पाई बाई n, ऐसा बच्चों आएगा। बस अब घबराने की जरूरत नहीं है, अब काम हमारा बन चुका है। अब जो पहले वाला जो रिजल्ट है उसी से हम दूसरा रिजल्ट ले आएंगे। क्या करिए भाई, जो 1 माइनस अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 इंटू 1 माइनस अल्फा 3 अप टू 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू n, ये वाला जो रिजल्ट है आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, दोनों साइड मॉड कर दीजिए, तो इधर मॉड इधर मॉड इधर मॉड इधर मॉड, ये बच्चों ऐसा बन गया है। अब बच्चों इनके अलग अलग वैल्यू तो मैंने अभी अभी फाइंड किए हैं, वो यहां पुट कर दीजिए। 2 साइन पाई बाई n, ये 2 साइन 2 पाई बाई n, ये 2 साइन 3 पाई बाई n, और बच्चों ये 2 साइन n माइनस 1 पाई बाई n और इज इक्वल टू n। अब भाई बच्चों देखो इसमें कितने टर्म्स हैं रे, n माइनस 1 टर्म्स, देखो यहां से 1 2 3 n माइनस 1, तो n माइनस 1 टर्म्स है, तो 2 कितनी बार आया, n माइनस 1 टाइम्स आया, तो ये 2 की पावर n माइनस 1 बन गया, उसको उधर डिवाइड में भेज दो, तो बच्चों साइन पाई अपॉन n, साइन 2 पाई अपॉन n, साइन 3 पाई अपॉन n अप टू साइन n माइनस 1 पाई अपॉन n इज इक्वल टू n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ये बच्चों बन गया एक छोटा सा फॉर्मूला, इसे बच्चों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार इस वाले फॉर्मूले से ट्रिग्नोमेट्री के जैसे दिखने वाले सवाल आ जाते हैं, उनको ट्रिग्नोमेट्री वाले तरीके से जब आप सॉल्व करते हो तो वो सॉल्व ही नहीं होते हैं, इसी तरीके से सॉल्व होने होते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखिएगा बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन भी बच्चों इसे सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे यदि आपको कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 7 साइन 2 पाई बाई 7 साइन 3 पाई बाई 7, इसका बच्चों वैल्यू आपको फाइंड करना है।
बच्चों जब इस क्वेश्चन को पहली नजर में देखते हैं बच्चे तो उनको लगता है ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके 2 sin A sin B के फॉर्मूले लगाऊंगा तो शायद बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही सॉल्व करना शुरू करते हैं उनको कहानी समझ में आ जाती है बच्चों। अब इसको आप ध्यान से देखो, ये इसी के जैसा लिखा है भैया, π/7 2π/7 3π/7 ऐसे ही लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन एक समस्या है भाई, समस्या क्या है, इसमें तो n-1 π/n तक जाना होता है, लेकिन ये तो 3π/7 तक गया है, मतलब ये जाना कहां तक चाहिए था, 6π/7 तक जाना चाहिए था। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पहुंचा देंगे इसको वहां भी। आप क्या करिए, इसको x लेट कर लीजिए, आप इसको x लेट कर लीजिए, sin π/7 sin 2π/7 और sin 3π/7। अब बच्चों ये जो sin π/7 है, ये जो sin π/7 है, ये sin 6π/7 के इक्वल होता है। अरे पाई माइनस π/7 6π/7 के इक्वल होता है ना, तो बस, तो साइन में तो पाई से फर्क पड़ता नहीं, तो साइन पाई माइनस π/7 मतलब कि साइन π/7, तो किसके इक्वल हुआ, साइन 6π/7 के। तो ये हुआ साइन 6π/7 के इक्वल, ऐसे ही ये साइन 5π/7 के इक्वल और ये साइन 4π/7 के इक्वल हुआ। अब बच्चों क्या करिएगा रे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहां आ जाएगा x² और ये बनेगा कितना, साइन π/7 साइन 2π/7 साइन 3π/7, ये पहले वाले x का वैल्यू लिखा, फिर यहां से लिखना शुरू कर दो, साइन 4π/7 साइन 5π/7 साइन 6π/7। ये बच्चों अब इसमें ध्यान से देखो तो मेरा ये वाला फॉर्मूला काम आ रहा है भाई, और n की जगह कितना लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, तो देखो क्या बन गया, 7/2⁶, 7/2⁶। ये किसका वैल्यू है, x² का वैल्यू है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, √7/8, तो x का वैल्यू आ गया √7/8। यही बच्चों आ गया अपना आंसर। तो याद रखिएगा जब भी ऐसे एंगल लिखे हो, एक एक बढ़ता जा रहा हो और साइन के टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखे हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे उसमें बच्चों। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और बच्चों अब चर्चा करते हैं हम nth रूट्स ऑफ यूनिटी की ज्योमेट्री से रिलेटेड जो चर्चा होगी। माने nth रूट्स ऑफ यूनिटी बच्चों ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि भाई जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते थे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करते थे, तो ऐसे ही nth रूट ऑफ यूनिटी एक रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, और एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया, द nth रूट्स ऑफ यूनिटी, the nth roots of unity lie on circumference of unit circle, and divide the circumference of circle into n equal parts, divides the circumference into n equal parts। बहुत ही बेसिक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, कहानी कुछ कैसी है। एक पहले मैं सर्कल ही बना लेता हूं। ये बच्चों एक सर्कल है, हम जानते हैं जो रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं वो कोई से भी रूट्स हों वो सब एक सर्कल पे लाई करते हैं, कि यूनिट सर्कल पे लाई करते हैं जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है। ये बच्चों इसका सेंटर यहां ओरिजिन पे है, रेडियस इसका 1 है। ये रियल एक्सिस है बच्चों, ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो बच्चों जो सबसे पहला रूट होता है बच्चों, जो सबसे पहला रूट होता है वो 1,0, मतलब कि 1 होता है 1,0, ये यहां होगा भाई। दूसरा क्या होगा,
दूसरा होता है ई टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन। मतलब जब मैं इसको यहां से ज्वाइन करूंगा तो ये वाला एंगल कितना बनेगा रे, 2 पाई बाई एन। इसके बाद वाला जो बच्चों रूट होता है वो होता है ई टू दी पावर आयोटा 4 पाई बाई एन। इसका मतलब यहां से एक्स एक्सिस तक का एंगल 4 पाई बाई एन होगा। तो यदि मैं खाली ऊपर वाले एंगल की बात करूं तो ये कितना होगा, 2 पाई बाई एन होगा। अब बच्चों देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, इसका मतलब ये वाला आर्क और ये वाला आर्क भी सेम होगा। ऐसे इससे नेक्स्ट वाला भी सेम डिस्टेंस पे आएगा, उससे नेक्स्ट वाला भी सेम डिस्टेंस पे आएगा। क्या समझा? जो nth रूट्स ऑफ यूनिटी है एक सर्कल पे लाई करते हैं, जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे होता है, रेडियस 1 होता है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, और वो सर्कमफ्रेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब यहां से यहां तक का जितना डिस्टेंस है उतना ही यहां से यहां तक का होगा, उतना ही यहां से यहां तक का होगा। तो अब यदि मैं इन सबको ऐसे ज्वाइन कर दूंगा आपस में, ऐसे आपस में ज्वाइन कर दूंगा तो बच्चों एक पॉलीगॉन बन जाएगा ना। अब उसमें ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, इसका मतलब कि वो एक रेगुलर पॉलीगॉन बन जाएगा बच्चों। तो क्या हमने समझ लिया है? जो nth रूट ऑफ यूनिटी होते हैं एक रेगुलर पॉलीगॉन के वर्टिसेस होते हैं, एक सर्कल पे लाई करते हैं जिसका सेंटर ओरिजिन पे और रेडियस 1 होता है बच्चों। अब बच्चों ये जो पॉलीगॉन यहां बन गया है, इस पॉलीगॉन के बारे में थोड़ी हम और जानकारी जुटाते हैं, मतलब इसके साइड्स के लेंथ क्या होंगे और ऐसी और कुछ भी बातें करते हैं बच्चों। आइए तो एक बार वापस से हम बना लेते हैं भाई। ये सर्कल हमारा बन गया और यहां हम लिख लेते हैं जो पहला हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी है, उसका नाम मैं यहां a0 रख देता हूं। दूसरे वाला यहां ले लेता हूं a1, एक यहां ले लेता हूं a2। थोड़ा दूर दूर ले रहा हूं जिससे कि थोड़ा क्लियरली चीजें दिखाई दें। अब बच्चों यहां से मैंने इसको ज्वाइन किया तो ये एक साइड बन गया है पॉलीगॉन का, ऐसे एक ये दूसरा साइड बन गया पॉलीगॉन का। यहां इस साइड an-1 मतलब nth रूट ऑफ यूनिटी होगा ये एक लास्ट वाला। ऐसे बच्चों पॉलीगॉन बन गया है। ये सेंटर है ओरिजिन। तो अब मुझे कुछ कुछ चीजें फाइंड करनी है। क्या क्या चीजें फाइंड करनी है रे? मैं सबसे पहले ना साइड का लेंथ निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं? साइड का लेंथ, मतलब कि a0 a1 क्या होगा भाई बच्चों? ये वाला पॉइंट ना 1 है, इसको मैं कहता हूं अल्फा, इसको कहता हूं अल्फा स्क्वायर। अल्फा वही e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन बच्चों होता है। तो a0 इंटू a1 का वैल्यू क्या होगा भाई? इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा। अरे मॉड ऑफ 1 माइनस अल्फा तो निकाला था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पता है कितना आया था? 2 साइन पाई बाई एन। कितना आया? 2 साइन पाई बाई एन। ये क्या निकाल दिया है बच्चों पता है हमने इस रेगुलर पॉलीगॉन के साइड का लेंथ निकाल दिया है। तो ये जो भी साइड्स होंगी सबका लेंथ कितना आएगा? 2 साइन पाई बाई एन आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं जो भी आपके दो कंजुगेटिव, मतलब दोनों बिल्कुल पास पास वाले nth रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बच्चों ये आ गया है। यदि मुझे ऐसे कंजुगेटिव वर्टेक्स की बजाय किसी दूसरे वर्टेक्स से डिस्टेंस निकालना हो, मन यदि मैं ये निकालना चाहता हूं कि a0 से a2 तक का डिस्टेंस निकालूं, तो भाई a0 से यदि मैं a2 तक का डिस्टेंस निकालूंगा तो ये होएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर का मॉड, और ये मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? 2 साइन 2 पाई बाई एन। ये समझ में आ रहा है इतने आराम से मैं कैसे लिख पा रहा हूं? अरे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना, ये सब चीजें निकाले थे, सबके मॉडुलस निकाले थे अलग अलग। ऐसे ही यदि मैं a0 से a3 तक का डिस्टेंस निकालता हूं तो 1 माइनस अल्फा क्यूब का मॉड होगा, जो कि 2 साइन 3 पाई बाई एन के इक्वल होगा। अब बच्चों हमने एक प्रॉपर्टी सीखी हुई है। क्या प्रॉपर्टी सीखी हुई है भाई? कि 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 n के इक्वल होता है। इसका मैं मोड ले लूंगा तो भी बात सेम ही रहनी है। अब यहां देखो 1 माइनस अल्फा का मोड का मतलब क्या हुआ? a0 इंटू a1।
इसका मतलब हुआ A0 इंटू A2, ये हुआ A0 इंटू A3 अप टू A0 इंटू AN-1 इज इक्वल टू n। देखो क्या बढ़िया सी प्रॉपर्टी सी बन गई है। याद नहीं रखना है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो इसको। मतलब क्या है भाई, मैंने कोई एक वर्टेक्स उठा लिया, ये जो रेगुलर पॉलीगॉन बना है इसका कोई एक वर्टेक्स ले लिया, उस वर्टेक्स का बाकी वर्टिसेस से, बाकी सभी वर्टिसेस से डिस्टेंस निकाला और उन डिस्टेंसेस को मल्टीप्लाई किया, तो वो प्रोडक्ट n के इक्वल आएगा। तो वो प्रोडक्ट बच्चों n के इक्वल आएगा। तो बच्चों अब उम्मीद है आपको जो nth रूट्स का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है वो आपको समझ में आ गया है। एक यूनिट सर्कल पे लाई करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब कि उसके सरकमफरेंस को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जो पॉलीगॉन बनेगा जिसके वर्टिसेस हैं उसकी साइड का लेंथ 2 sin π/n के इक्वल होगा, और यदि एक वर्टेक्स से बाकी वर्टिसेस के डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट किया जाएगा तो वो हमेशा n के इक्वल आएगा। बच्चों आओ बच्चों एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं ज्योमेट्री से तो भाई, तो आइएगा एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है लेट w इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा अपॉन 2, √3 प्लस आयोटा अपॉन 2 एंड p is equal to w की पावर n, where n is equal to 1 2 3, और कहा गया है बच्चों h1 is equal to z belongs to c मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, such that real part of z is greater than 1/2, एंड एक और सेट गिवन है बच्चों H2, उसमें कहा है Z belongs to C such that real part of Z less than -1/2 if Z1 belongs to P intersection H1, Z2 belongs to P intersection H2 and O is origin, then angle Z1 or Z2 is equal to, ऑप्शन है ये आपके पास π/2, π/6, 2π/3 और 5π/6। ये बच्चों है जी पूरी कहानी। तो सबसे पहले तो भैया इसको ज्योमेट्री से समझना पड़ेगा ये वास्तव में कहना क्या चाह रहा है, और ये W है कौन, ये W कौन है, इसको ध्यान से देखता हूं। जो W है, यदि मैं इसको क्या कर लेता हूं, पोलर फॉर्म में लिख लेता हूं, तो √3/2 मतलब cos π/6 और 1/2 sin π/6, ये बन रहा है cos π/6 प्लस आयोटा sin π/6। तो इसको यदि आप ध्यान से देख पा रहे हैं बच्चों, तो ये और कोई नहीं है, ये 12th रूट ऑफ यूनिटी है, ये 12th रूट ऑफ यूनिटी है। ऐसे लिख के देखा करो, ये e⁻ आयोटा π/6 है, मतलब कि e⁻2 आयोटा π/12 है। तो nth रूट ऑफ यूनिटी कैसा होता है, e⁻2 आयोटा π/n, तो इसमें n की जगह कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो ये 12th रूट ऑफ यूनिटी है। इसकी पावर्स करने को कहा गया है, तो पावर्स कर करके कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 12 वैल्यूज आ जाएंगी। 12 के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएंगी बच्चों। तो 12 वैल्यूज बच्चों इस सेट P में आने वाली हैं। अब ये कह रहा है कि एक सेट H1 बनाओ जिसमें जो रियल पार्ट ऑफ Z है वो 1/2 से बड़ा हो। ये तो आराम से बना लेंगे, ये भी आराम से बना लेंगे। फिर P इंटरसेक्शन H1, थोड़ा ज्योमेट्रिकली हम बना लेते हैं तभी आप समझ पाओगे भैया कहानी क्या है। तो पहले तो भाई एक मैं सर्कल बना लेता हूं। क्या बनाना है, एक सर्कल बनाना। सर्कल का ध्यान कहां से आया, अरे ये 12th रूट ऑफ यूनिटी है ना, तो ये कहां लाई करेंगे, सर्कल पे लाई करेंगे। तो एक सर्कल मैंने बना लिया बच्चों, एक सर्कल बच्चों बना रहे हैं, ये बन गया एक सर्कल। इस सर्कल में ये हमने बना दिया रियल एक्सेस भी,
ठीक है ना। इमेजिनरी एक्सिस भी आप बना सकते हैं, चाहो तो मत बनाओ। यहां अपना रहा ओरिजिन। अब ये क्या कह रहा है, ये भाई यहां डिस्टेंस 1 होगा, यहां -1 जाएगा इधर में। अब जो 12th रूट ऑफ यूनिटी आपके होंगे वो इसमें फैले होंगे। कैसे फैले होंगे, एक यहां होगा, उसके टोटल 12 पार्ट्स करेगा। 12 पार्ट्स करेगा, इसका मतलब क्या होता है, एक यहां 30 एंगल पे होगा, एक यहां 60 एंगल पे होगा, एक यहां 90 एंगल पे होगा, एक 120 पे होगा, एक 150 पे होगा और एक 180 पे होगा। बात समझ में आ रही है। 12 पार्ट्स की ना, 360/12, तो शायद 30 हो गया। एक यहां होगा, फिर एक यहां होगा, फिर एक यहां होगा, एक यहां होगा और एक यहां होगा। ये सब पॉइंट्स हैं बच्चों। ये जो पॉइंट्स हैं ये एक्चुअली क्या है, W की पावर n है, मतलब कि सेट P है। तो सेट P में ये 12 पॉइंट्स होंगे बच्चों। अब आगे क्या कहा गया, सेट H1 क्या है, इसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर लेने जिनका रियल पार्ट 1/2 से बड़ा है, जिनका रियल पार्ट 1/2 से बड़ा है। बच्चों ये वाला जो हमने यहां लिया था ये पॉइंट, ये इस पे एंगल कितना आ रहा था, π/3 आ रहा था, है ना भाई। ये π/6 है, π/3 है, π/2 ऐसे तो चलेगा। तो π/6 पे ही तो रियल पार्ट 1/2 होता है, cos π/6 1/2 होता है, तो यहां रियल पार्ट 1/2 है। तो ये है रियल पार्ट 1/2। तो कहा जो रियल पार्ट है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, इधर वाला रीजन, इधर इस लाइन के उधर वाला रीजन लेना है। तो अब जब वो कहता है Z1 P इंटरसेक्शन H1 है, तो Z1 या तो ये पॉइंट होगा, या तो ये पॉइंट होगा, या तो ये पॉइंट होगा। एक बारी में नाम लिख दूं इनका, यदि इसका नाम मैं A1 कहूं, इसका नाम A2 कहूं, इसका नाम A3 कहूं, ये A4, ये A5, ये A6, ये A7, ये A8, ये A9, ये A10, ये A11 और ये A12। ऐसे बच्चों 12 वैल्यूज हैं टोटल। अब यदि मैं बात करता हूं Z1 क्या हो सकता है, Z1 भाई जो Z1 है वो कहां होगा, P इंटरसेक्शन H1 में है। P तो ये 12 पॉइंट हो गए जी। H1 मतलब इसके उधर वाला पार्ट, ये जो लाइन हमने बनाई उसके राइट साइड वाला पार्ट। तो इसमें कितने पॉइंट आ रहे हैं, 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो A1, A2 और A12 ये हो सकता है बच्चों Z1। अब मैं बात करूंगा Z2 की। Z2 के लिए आपको H2 देखना पड़ेगा। H2 कौन है, जिसमें रियल पार्ट -12 से छोटा है। भाई -12 यहां होगा, ये वाला -12 वाला होगा, छोटा है मतलब इसके इधर वाला। इसका मतलब जो Z2 है वो क्या क्या हो सकता है, A6, A7, A8, A6, A7 और A8 ये बच्चों हो सकता है। अब कहानी क्या कही है, एक Z1 लेना है, एक Z2 लेना है, एक ओरिजिन लेना है। मतलब एक पॉइंट इन तीनों में से लेना है, एक पॉइंट इन तीनों में से लेना है और ओरिजिन लेना है। और फिर देखने का है कि भाई एंगल कितना बन रहा है ओरिजिन पे। एक बार बना के देखता हूं। जैसे एक सिचुएशन ये बन रही है, मैंने ये वाला लिया और इसके साथ ये वाला लिया, तो देखो एंगल कितना बन गया भाई। बच्चों ये वाला एंगल आपका 30 पे बना हुआ था, ये 150 पे बना हुआ था, तो इनके बीच का एंगल तो 120 हो गया, 120। तो ये एंगल आ गया 120, मतलब 2π/3। तो 2π/3 एंगल बन सकता है बच्चों। अब बच्चों जब मैं इसको इस वाले के साथ लूंगा, A1 और A7 लूंगा, तो ये एंगल ये टोटल बन जाएगा। टोटल मतलब कि कितना बन जाएगा, 150 मतलब 5π/6 बच्चों बन जाएगा। यदि मैं A2 लेता हूं और A8 लेता हूं तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, मतलब कि 180 बन जाएगा। वो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो मैंने A2 लिया और फिर इसके साथ ये तीनों लिए। अब यदि मैं यहां से A1 लूंगा, A1, और उसके साथ देखो इसका एंगल बनाऊंगा, तो देखो यहां पहले वाला 150 बना, ये फिर देखो कितना बना, 180 बना, और इसका इसके साथ बनाऊंगा तो इधर से जाओगे तो 150 बनेगा। ऐसी A2 का जब मैं A2 लूंगा इधर से और उधर से A6 तो स्ट्रेट एंगल बनेगा। इसका इसके साथ लूंगा 150 बनेगा और इसका इसके साथ लूंगा तो 120 बनेगा। तो फाइनली घूम फिर के पूरी कहानी में एंगल तो कितने बन रहे हैं, दो ही एंगल बन पा रहे हैं, या तो 2π/3 बन रहा है या तो 5π/6। बात क्लियर हुई भी। फिर से समझ लो, जो Z1 है बच्चों वो A1, A2 और A12 में से कोई है, तो इनमें से कोई एक आपको लेना है। और Z2, A6, A7, A8 में से कोई है, इन तीनों में से कोई एक आपको लेना है और फिर उनको आपको ओरिजिन के साथ ऐसे ज्वाइन करना है। एक मैंने ज्वाइन करके दिखा, बाकी आप देख सकते हैं। तो ये फिर ये वाला एंगल आपको देखना है।
तो ये हो गया Z1, ये ओरिजिन, ये Z2, तो Z1 और Z2 ये वाला एंगल बच्चों। तो ये एंगल आपको देखना, तो सिंपली हमने कॉम्बिनेशन देख लिया कैसे कैसे बनेगा। तो 3 एंगल कुल मिला के बन रहे थे 2π/3, 5π/6 और पाई ऑप्शन में नहीं था, 2π/3 और 5π/6 ऑप्शन में थे बच्चों। तो बच्चों ये हमने आज nth रूट यूनिट के बारे में सब चीजें सीख ली हैं, ज्योमेट्री भी उसका सीख लिया है। क्वेश्चन तो आप जानते हैं बहुत सारे बन ही सकते हैं हर टॉपिक से, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस थोड़ी आपको करनी ही है, ठीक है भी। अब बच्चों इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बाकी है जिसका नाम है ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो नेक्स्ट क्लास से हम ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखेंगे। उसमें जितना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने सीखा है ना बच्चों, वो सारा आएगा, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल, लाइन का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन, पैराबोला का इक्वेशन, इलिप्स का इक्वेशन, हाइपरबोला का इक्वेशन, ये सब उसके अंदर बच्चों आएगा। तो चलिए ये सब कर लीजिए, ध्यान से पढ़ते रहिएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ। बच्चों जो जेईई एडवांस में सवाल आते हैं वो मैक्सिमम सवाल ज्योमेट्री से ही पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल तैयार होकर रहिएगा नेक्स्ट क्लास के लिए, बहुत अच्छी चीजें सीखने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।